क्वेश्चन करके फिर पास्ट पेपर को हम जो पास्ट पेपर तो कह रहा हूँ, फिर हम बाकी ईयर्स शुरू कर देंगे। ओके, तो अभी जो है अच्छा भाई, आप में से सबने, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके पास बुक होनी चाहिए। आपके पास नुमान मलिक की टॉपिकल पास पेपर थ्योरी एंड प्रैक्टिस की बुक होनी चाहिए सबके पास। अब मैं बुक का पेज नंबर आपको बताया करूंगा या ईयर बताऊंगा, तो आप टॉपिकल पास पेपर से वो ये निकाल के अपने सामने रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही, आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपके पास किताब नहीं होगी तो आपको जब मैं रेफरेंस दूंगा तो कैसे समझ में आएगा, आपके समझ में कम आएगा आपके। तो लिहाजा जरूरी है कि आपके पास बुक हो, ठीक है ना? ठीक है सर। सर बुक के कवर की पिक्चर सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे। यार बुक की कवर जो ना अभी हर साल ही चेंज कर देते हैं। मेरे पास पिछले साल का पड़ा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं आया होगा। तुम्हें सिर्फ नाम लेना है, नुमान मलिक। नुमान मलिक की बुक जो है वो तुम्हें हर बुक स्टॉल में मिलेंगी। एक है नोट्स, जिसको कहते हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिस, और एक है टॉपिकल पास पेपर। बस तुम्हें यहाँ की कहना है कि अकाउंटिंग के जो है वो नुमान मलिक की एएस की बुक दे दें आप टॉपिकल, तो वो टॉपिकल दे देंगे। टॉपिकल में दो हैं, पेपर 1 पेपर 2, और थ्योरी एंड प्रैक्टिस की बुक एक ही है जो कि पूरे नोट्स हैं, जिसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं, थ्योरी दी गई है उसके अंदर। और टॉपिकल पास पेपर के अंदर तो सिर्फ ईयर दिए गए हैं टॉपिक वाइज, और उसकी जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे। तो लिहाजा आपके पास अभी अभी जैसे मैंने पहले जो आपको लेक्चर दे रहा था सारा थ्योरी से दे रहा था, अब मैं आपको जो है वो पास पेपर से करा रहा हूँ, टॉपिकल पास पेपर से। तो अभी अगर आपको टॉपिकल पास पेपर हो तो मैं जैसे आपको रेफरेंस दूं कि भाई आप ये वाला पेपर निकाल लें, तो आपके पास आसानी हो जाएगी। देखें, जैसे मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये नजर आ रहा है। ये पुरानी बुक है, हो सकता है नई बुक जो है उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा चेंज आए हों, लेकिन ये बुक है एएस की पेपर 2 टॉपिकल एंड ईयरली लिखा हुआ है। और जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस की होगी, जैसे मेरे पास अभी A2 की पड़ी थी, इस तरह की होगी वो, उसमें लिखा होगा बाकायदा थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यहाँ पर A2 की जगह एएस लिखा होगा। तो वो डिजाइनिंग चेंज हो सकती है, लेकिन असल कॉन्सेप्ट ये है कि इस बुक का थ्योरी एंड प्रैक्टिस के नाम से नोट्स, इसके अंदर देखो सारी थ्योरी दी हुई है, जो चैप्टर शुरू हुआ उसकी पहले पूरी थ्योरी दी हुई है, और उसकी एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए हुए। उसके बाद आप टॉपिकल पास पेपर पे आते हैं तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। तो ये A2 की है, इस तरह आप AS की ले लेंगे, क्योंकि A2 के अंदर एक ही पेपर है, पेपर 3, तो उनको दो बुक चाहिए बस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस वाली। आपको 3 बुक्स इसलिए चाहिए, पेपर 1 भी है आपका। तो आज जो है मैं जो कल सवाल करा रहा था वो कौन सा सवाल था, देखें। अब टॉपिकल पास पेपर से आसानी है कि जैसे मैं सोल ट्रेडर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सोल ट्रेडर में देखूंगा मेरे पास, क्योंकि ये पेपर कल मैंने पे 59 से शुरू हो रहा है, तो 59 पे मैंने देखा कल वाला जो सवाल था वो ये रहा, मई 2010 वेरिएंट 21 क्वेश्चन नंबर 1। ये पास पेपर में आया था, लेकिन इसमें इस किताब में क्योंकि 1 2 3 4 से तरतीब दिया हो तो क्वेश्चन नंबर 2 है। और देखिए मैंने आपको ये थ्योरी, ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो एडजस्टमेंट्स हैं वो दी थी। तो अगर आप स्क्रीन का शॉट ले, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको जूम कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ ऐसे, अगर हो जाता है स्क्रीनशॉट आपके पास, या आप कहें तो मैं इसको व्हाट्सएप पे डाल दूं, आप समझ लेंगे, व्हाट्सएप से देख लेंगे आप, तो मैं ये सवाल व्हाट्सएप पे भी डाल क्वेश्चन सकता कर हूँ। लिया था मैंने। हाँ, तुमने तो बड़ा जबरदस्त यार, गुड। मैंने तुम्हारा देखा था कल, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था ना, सारी चीजें क्लियर हो गई थी ना, सारा इक्वल आ गया था तुम्हारा। जी सर। जबरदस्त। तो अच्छा, आज जो है वो हम पूरा क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट कर लेंगे, और एक एडजस्टमेंट बड़ी जबरदस्त दी हुई थी उसके ऊपर बात करेंगे, जो आप लोगों ने अगर वो लेवल में अकाउंटिंग पढ़ी भी है तो आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं किया, तो वो मैं थोड़ा सा कराऊंगा। इसके बाद आप तकरीबन तमाम पास पेपर के काबिल हो जाएंगे, करने के काबिल हो जाएंगे, और फिर मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा कि आप लोग मुझे ये पेपर सबमिट कीजिए। ठीक है भाई, तो शुरू करें। सर आमिर। हाँ बेटा, जी सर बेटा। इस बुक का कवर पेज दिखा दें एक दफा। ये कवर पेज है इसका, लेकिन मैं अभी बता चुका हूँ कि ये कवर पेज मेरे पास पिछले साल की बुक है। इस साल हो सकता है कवर पेज चेंज हुआ हो। असल चीज ये सर है, सिर्फ कलर्स चेंज हुए हैं। टॉपिकल एंड ईयरली।
मे बी पॉसिबल कि कलर चेंज हुए, हो सकता है ये हो। बस आपने एएस लेवल पर अकाउंटिंग में उनसे बोलना है टॉपिकल, तो वो आपको टॉपिकल पेपर 1 पेपर 2 की बुक दे देंगे। और मेरे पास जैसे यहाँ नजर आ रही है A2 की बुक आ रही है, तो ये यहाँ पर एएस लिखा होगा। असल चीज ये है थ्योरी एंड प्रैक्टिस। थ्योरी एंड प्रैक्टिस का मतलब है नोट्स, ठीक है। तो अभी क्योंकि मैं सर आपको इनकम स्टेटमेंट के, हाँ बेटा सर अभी तो बोलो। मतलब क्योंकि स्कूल नहीं खुले, अभी जब खुलेगी भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी बस थ्योरी एंड प्रैक्टिस ले लेना, वरना आप बोलते कि वो भी ले लें टॉपिकल भी। नहीं ले लो यार, थ्योरी एंड प्रैक्टिस और टॉपिकल ले लो, क्योंकि देखो थ्योरी एंड प्रैक्टिस से एक चैप्टर जब मैं कराऊंगा तो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कहाँ से कराएंगे हम? उसकी प्रैक्टिस जो है वो पास पेपर से कर लें, ज्यादा बेहतर है। या कोई सा मसला नहीं है, जब तक आप 15 तारीख से अगर स्कूल खुल रहे हैं तो आप थ्योरी एंड प्रैक्टिस की बुक ले लो, मैं थ्योरी एंड प्रैक्टिस से उसी के क्वेश्चन कराते चले जाऊंगा। ये भी आसानी है कि कुछ स्टूडेंट्स जो अभी एक्स्ट्रा क्लासेस में कवर कर रहे हैं तो जब तक वो कवर कर जाए, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। और फिर फिर पास पेपर को भी फिर हम रोक देते हैं। और हम्म, हाँ सही है, सही है। और थ्योरी एंड फिर जब प्रैक्टिस की बुक में भी अच्छे खासे सवाल दिए हुए हैं जो जो पास पेपर के लेवल के हैं। तो आप लोग अपने ऊपर बर्डन ना डालें, आप लोग नुमान मलिक की थ्योरी एंड प्रैक्टिस की बुक ले लें, एएस की। तो मैं उसी के एग्जाम्पल क्वेश्चन से ही आपको इतना करा दूंगा कि इंशाल्लाह ताला आप पास पेपर के लेवल पे आ जाएंगे। और जो बच्चे पास पेपर कर रहे हैं, अगर पर्सनली तौर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो मुझसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो एडजस्टमेंट कहीं अटक जाती है तो मुझसे पूछ लें, तो मैं करा दूंगा। और फिर वो जब ठीक है भाई। कैंपस खुल जाएगा, कैंपस जब खुल जाएगा तो आप वो हाँ बुक ना लाने वाला सिस्टम आप जारी रखेंगे? वो तो तुम्हें तुम्हें पता ही है, खैर तो तुम जब जानते हो तो फिर बोलने की जरूरत ही नहीं, चाहे ए लेवल हो A2 के बच्चे भी नहीं छोड़ता मैं। तो बुक ना लाने पर तो कोई रियायत नहीं है, बुक ना लाने पर तो कोई रियायत नहीं है, तुम जानते ही हो ना। जी, सबसे अच्छी ठीक है तरह भाई, मैं ही जानता तो हूँ। जरा एक चीज, हाँ एक चीज जो है वो आज आप लोगों से छोटी सी डिस्कस कर लूं, जो सबके लिए थोड़ी सी नई होगी, और वो आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं। हम्म देखें, मैं एक ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ छोटे सा। ये है, ये सवाल आया था नवंबर में, पूरा पेपर भी लिखवा, घर जाके आप कर भी लें। नवंबर 2011, वेरिएंट 22, क्वेश्चन नंबर 1। ये सवाल जो है इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो एक बात दी हुई थी वो मैं आपसे शेयर कर लूं जरा। ट्रायल बैलेंस में आज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की ओर बात कर रहा हूँ। ट्रेड रिसीवेबल आपको दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 6200। जो पॉइंट जरूरी है वो उठा रहा हूँ। ट्रेड रिसीवेबल, और इसमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है 520, और बैड डेट्स दिया हुआ है 200। ये तो ट्रायल बैलेंस की कुछ मेन इंफॉर्मेशन थी। इसके नीचे एडजस्टमेंट जो दी हुई हैं वो जरा सुनिएगा, जो इससे लिंकअप करती हैं। एक उसने कहा अ चेक फॉर $800, a check for $800 received from customer। आपने एक कस्टमर से $800 की रिसीविंग की, has not yet been entered in the accounts, या record in the accounts, यानी कि आपने वो रिकॉर्डिंग नहीं की, एरर ऑफ ओमिशन। एक तो इससे लिंकअप ये थी। और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात थी जो आपने नहीं पढ़ी, इससे मिलाओ, वो लिख रहा हूँ। ये था एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसमें 3, और ये था 7, ताकि आप जब पेपर करें तो आपको समझ में आ जाए। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, the provision for doubtful debts is to be provided for a specific debt। ये आपने नहीं पढ़ा पहले, specific debt of
200 plus 2% of the remaining trade receivable। बहुत अच्छा पॉइंट आया था ये। इस तरह मैंने इन्वेंट्री के अंदर एनआरवी वाली बात नहीं बताई। अब आपको आज ये बताना है, ये जरा यार नोट डाउन अपने पास कर लेना, वरना ये बार बार मुझे पेज पलटना पड़ेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप पहले आराम से नोट डाउन कर लेंगे पहले, अगर किसी ने नहीं किया तो मैं बिल्कुल जूम कर देता हूँ। पहले ट्रायल बैलेंस के 3 अकाउंट हैं, ट्रेड रिसीवेबल 6200 और ये ऊपर ईयर लिखा है वो भी जरूर लिख लेना। ट्रेड रिसीवेबल है 6200, प्रोविजन फॉर डाउट। बोलो बेटा। सर ये पूरा पेज वो कर लें ताकि फिर मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, वो ज्यादा आसान है। ले लिया? जी सर। आप सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप ये पूरा एक सवाल एक जगह दिया हुआ है तो आप ये सवाल को अगर बाद में फिर जूम करके आप क्लियर कर सको तो बहुत अच्छी बात है। हो गया? सर सवाल क्लियर नहीं आ रहा, फॉन्ट छोटा है, ब्लर आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब आप आज हम इस बात के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं यार, बहुत दिलचस्पी से सुनना भाई। मजा आता है कि जब जो है आप रिप्लाई देते हैं, समझ में आता है जब आप कोई मुश्किल चीज को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये सेंड कर देता हूँ क्वेश्चन। साथ सलाम कह रहा है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। 1 मिनट आप होल्ड कर लें तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन तो सही है भाई। अब आपके पास जो है ये सवाल भी आ गया। अब मेरा जो फोकस था वो क्या था कि मैं आप लोगों को समझाऊं। ये जो पॉइंट मैंने लिखा था उसमें अगर कोई मुझे समझ में आता है, कोई जवाब दे सकता है, देना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अरे ये अनंता क्यों नहीं आ रही है आजकल भाई? मैं तो उसको देखा ही नहीं यार। आज आई है अनंता? नहीं, अनंता आज भी नहीं आई। हाँ भाई हसनैन, माइक ऑन करो। हसनैन बच्चे, हसनैन, मेरी आवाज आ रही है बेटा? माइक में इशू है ना बस, बाकी कहीं इशू तो नहीं है ना? और जी सर आ तो रही है। जरा गौर से सुनना। नहीं, वो हसनैन ने मुझे मैसेज किया कि सर माइक में इशू है। मैंने कहा माइक में इशू है और कहीं तो नहीं होना चाहिए, बाकी खैर है। तो ठीक है, अब जरा गौर सुनना बेटा कि तुम थोड़ा सा कंफ्यूज थे ना कि मैं छोटे छोटे पॉइंट्स करा रहा हूँ, पूरा सवाल नहीं करा रहा। तो ये बहुत जरूरी है। देखो जिस लेवल पे हम पढ़ रहे हैं ना, प्रोफेशनल लेवल है, ये एडवांस लेवल है, इसके अंदर हम एक साथ पूरा सवाल शुरू करा देंगे ना तो उसमें क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पूरा सवाल आपको नजर आ रहा होगा सॉल्व हो रहा है, लेकिन आपकी ग्रिप जब आएगी, जब आपका एक एक पॉइंट पर जो है ना थोड़ा सा ग्रिप होगी अलग अलग, आपको पता होगा कि यार ये पॉइंट किस तरह होता है।
तो आज जो हमारा फोकस है वो ये है, और मैं पूरा सवाल भी कराऊंगा एक, अगर टाइम हुआ तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड आज हमने बात करनी थी। उसने कहा कि आपको सवाल के अंदर हम बता रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल इतना है 6200, और आपका डाउट है कि साल के शुरू में 520, या हैदर तुम्हारी वजह से बता रहा हूँ मैं, ये कल तुमने मुझसे ये अलग से व्हाट्सएप पे पूछा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो इसका एडवांस लेवल है, समझ लो मैक्सिमम। तो 6200 आपने किसी कस्टमर से लेना था, कुछ कस्टमर से उसमें से आपका डाउट था कि 520 आपको नहीं मिल पाएंगे, साल के शुरू में था, और बैड डेट्स ऑलरेडी आपका कंफर्म था कि पैसे डूब चुके हैं। जब ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स हो तो आपका ये 6200 में ये ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है, याद रखिएगा, इसको मजीद कहीं लिखने की जरूरत नहीं होती। अब आपको ये देखना है, यस यस, ये एक सेकंड एडजस्टमेंट बस यही रखना, बस एडजस्टमेंट की स्क्रीनशॉट ले लो, सही है, ये लो। तो उससे ये होता है कि ट्रेड रिसीवेबल, अब आपको ये आज हमारा जो है इसकी वजह से हमें ये देखना है कि इन दो एडजस्टमेंट की वजह से कहाँ कहाँ पर चेंज आया। तो पहली एडजस्टमेंट पढ़ लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर ले लिया। तो पहली एडजस्टमेंट है a check for $800 received from customer has not yet been entered into the accounts। वो कह रहा है कि आपको एक कस्टमर से 800 का चेक मिल गया था लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? पहला इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट ये आएगा, आप में से सब जानते होंगे कि जब कोई पेमेंट मिल गई तो आपके पास ऊपर देखें बैंक का अकाउंट है सवाल में, तो आपके पास बैंक का अकाउंट यहाँ पर कहीं दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से जो अकाउंट दिया होता है वो बैंक होता है, यानी कि कंबाइंड अकाउंट होता है कैश, तो उसको बैंक कंसिडर करते हैं। तो आपके पास वो कह रहा है कि ऑलरेडी पैसे पड़े हुए थे कैश एट बैंक में 2600। तो आप जब कस्टमर से पैसे मिल गए तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अकाउंट यानी कि बैंक का अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, कितने अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा? 800 से। तो जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे 6200 जो लिखे हुए हैं उसमें मजीद 800 आए थे जो हम रिकॉर्ड करने से रह गए थे, तो ये टोटल 7000 का अमाउंट आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। पहली बात तो ये बड़ी आसान सी थी लेकिन क्लियर करना जरूरी थी। इसी तरीके से ये तो बैंक के ऊपर आ गया चेंज। दूसरा चेंज आएगा ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर। जाहिर बात है, ऊपर देखें ट्रेड रिसीवेबल जो आपको दिए हुए थे वो सवाल में दिए हुए थे, जो मैंने लिखे भी थे अलग से 6200 बिल्कुल। अच्छा, इत्तेफाक से बैंक के अंदर ट्रेड रिसीवेबल फिर मैंने गलत लिख दिया, 2600, सॉरी ये 2600, 2600 है, तो 2600 है बैंक का अकाउंट, 2600 प्लस 800 3400। तो बैंक अकाउंट जब है आपका 3400 जाएगा, बिल्कुल बराबर बराबर लिखा हुआ था। और ट्रेड रिसीवेबल जो आपके थे 6200, वो कह रहा है इस 6200 में से 800 मिल गए थे लेकिन आप रिकॉर्ड करने से रह गए, तो बैंक बढ़ गया था और ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया था। तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल 6200 में से 800 माइनस कर देंगे, तो माइनस 800, तो हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल बचेगा वो कितना बचेगा? 5400। आपको ये दोनों बातें इस एडजस्टमेंट के अगेंस्ट में समझ में आती हैं जो मैंने पहली करवाई है? दो चार लोग अगर मुझे समझ रिप्लाई दे देंगे तो मुझे आगे समझ में आ गई, समझ में आ गई। और अगर किसी की नहीं समझ में आई तो वो, अगर वो नहीं समझ में आई तो नो कर सकता है, ताकि मैं इसको डिफाइन कर दूं, ताकि मैं अगले वाले पे जाऊं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं, मैं आप ही लोगों के लिए अलग अलग पॉइंट करा रहा हूँ। ठीक है, डन हो गया। हसनैन, डन हो गया? ठीक है। अच्छा, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में बात करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में जब बात करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि उसमें हमें ये देखना होता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले के मुकाबले में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उसको देखना है। तो उसके लिए हमने कहा था कि सबसे पहले मैं टी अकाउंट से नहीं, पहले मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, फिर आपको मैं टी अकाउंट समझाऊंगा। दो में से जो आपको आसान तरीका लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं अपने साथ। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ब्रॉड डाउन बैलेंस का मतलब 5200 सवाल में दिया, 520 दिया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अंदाजा लगाया था साल के शुरू में, मैं कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं ट्रिक बता रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आपका साल के शुरू में अंदाजा था
कि आपके कितने पैसे डूब जाएंगे, 520 पैसे आपके डूब जाएंगे। अब आपने ये देखना है कि इस साल का अंदाजा क्या है कि आपके कितने पैसे डूबेंगे। तो हम ये लिखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कैरेट डाउन निकालना है। जब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कैरेट डाउन निकालते हैं तो एक बात बहुत आसानी से समझ में आनी चाहिए कि अब आपका ट्रेड रिसीवेबल जो था वो था 6200, जिसमें से आपके 800 अभी मैंने समझाया कि आपको मिल गए थे लेकिन आपने लिखे नहीं थे, तो आपका जो ट्रेड रिसीवेबल था वो 5400 रह गया, 5400। अच्छा, उसमें से उसने एक और लैंग्वेज दी जिसके ऊपर मेरा आज फोकस है, वो है स्पेसिफिक डेट ऑफ $200। ये जो स्पेसिफिक डेट उसने कहा, स्पेसिफिक डेट ऑफ $200, इसका मतलब ये है कि आपने एक तो नॉर्मल अंदाजा लगाया हुआ है कि आपके कस्टमर से जो पैसे अंदाजा है कि 2% नहीं मिलेंगे, 2% नहीं मिलेंगे, लेकिन 200 वो हैं जो आपके अलग से हैं, जो कि पैसे आपके कैरेट डाउन में हैं डायरेक्ट विदाउट एनी परसेंटेज। उस 200 वाले पे कोई कस्टमर को आपने एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया होगा या उस कस्टमर के बारे में कोई और बात हुई होगी। कोई एक पर्सनल कस्टमर ऐसा होता है जिसको आप स्पेसिफिक के तौर पे उस परसेंटेज को अप्लाई नहीं करते, वो 2% के जुमरे में आपने नहीं आया, आपने उसको अलग से बैड डेट्स कर दिया। तो वो जो बैलेंस कैरेट डाउन है आप जब निकालेंगे 5400, तो इस पर 2%, वैसे तो नॉर्मल हम पहले 2% इसी पर अमाउंट पर निकाला करते थे जो ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस हुआ करता था, या उसमें से अगर कोई कस्टमर राइट ऑफ हो जाता था तो हम माइनस कर दिया करते थे। अभी कोई कस्टमर राइट ऑफ नहीं हुआ, वरना वो भी हम माइनस कर देते। कोई कस्टमर अगर राइट ऑफ होता तो वो भी हम माइनस करते। कस्टमर राइट ऑफ तो नहीं है ना, नहीं। तो अब 5400 जो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आया है, पहले हम इसमें से लेस करेंगे स्पेसिफिक डेट। स्पेसिफिक डेट का जो भी अमाउंट हमें दिया हुआ है वो हम माइनस करेंगे, और जो माइनस करने के बाद रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल आएगा। रिमेनिंग देखें लैंग्वेज उसने कहा था, अगर दोबारा सुनिएगा लैंग्वेज। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स is to be provided for a specific debt of $200 plus 2% of the remaining trade receivable। जो remaining प्लस, ये प्लस का मतलब क्या हुआ कि एक तो 200 आपके बैलेंस कैरेट डाउन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एंडिंग बैलेंस है, उसके अलावा जो ट्रेड रिसीवेबल बच जाएगा उसका 2% अमाउंट जो है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस दो हो गए, एक तो स्पेसिफिक डेट, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये अपने अलग से वो कह रहा है कि जो भी ट्रेड रिसीवेबल करेंगे उसमें से एक तो क्लोजिंग बैलेंस हम आपको दे रहे हैं, ये स्पेसिफिक डेट है, इसको अलग हटा दें आप। वो हटाने के बाद जो बच जाएगा वो रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल होगा जो वो कह रहा था। इस रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालेंगे। 5400 का 2% कितना आएगा भाई? तो 5200 का 2% आएगा 104। तो ये 104 आपके पास अमाउंट आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल से कैरेट डाउन बैलेंस अब कितना हो गया हमारे पास? अब टोटल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैरेट डाउन बैलेंस ऑलरेडी 200 वो मेंशन कर चुका है स्पेसिफिक डेट के अगेंस्ट में, और आपने जो एस्टिमेशन किया था 2% ऑफ रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल वो था 104। तो ये टोटल कितने हो गए? 304। अब आपके पास ये देखें, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग अब आपने निकाल लिया। अब आप देखें साल के शुरू में आपका अंदाजा था कि आपके कितने पैसे डूब जाएंगे, 520। साल के आखिर में आपका अंदाजा हुआ कि आपके पैसे कितने डूब जाएंगे, 304, जिसमें से 200 तो हमारा पहले से कंफर्म था कि ये स्पेसिफिक डेट है, और जो ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर 2% थी वो 104 थी। तो 104 और 200 मिलाकर आ गए 304। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बावजूद आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज हो गया, 520 माइनस 304, तो अब आपके पास आ गए 216। ये 216 कहलाएंगे डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो अदर इनकम में जाएंगे, जो अदर इनकम में जाएंगे। अच्छा, अब इसने स्पेसिफिक डेट है, ये याद रखना, ये बैड डेट्स नहीं है, ये स्पेसिफिक डेट है। तो ये तो आ गया। अब इसको मैं एक साथ पहले पूरी बात कर लूं, फिर आपसे क्वेश्चन करूंगा वन बाय वन, जहां जिसको मसला होगा फिर वो दोबारा से
रिवीजन कर दूंगा मैं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये तो थी इनकम स्टेटमेंट की बात, यानी कि जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें अदर इनकम के पोर्शन में जाएगा अब ये डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना जाएगा 216, ये तो इनकम। जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बैंक अकाउंट तो बता दिया मैंने कैसे जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल बता दिया। ट्रेड रिसीवेबल में से तो ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखेंगे आप 5400, ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखेंगे 5400, और उसमें से लेस जो करेंगे वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना लेस करेंगे, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, जो भी टोटल बैलेंस कैरेट डाउन आया वो करेंगे, यानी कि कैरेट डाउन कितना आया 304। अब गलती से स्टूडेंट क्या करते हैं 104 दे देते हैं, भाई एक कैरेट डाउन उसने आपको ऑलरेडी स्पेसिफिक डेट, इट्स कॉल्ड बैलेंस कैरेट डाउन, और वो इस एक अलग रेट पर उसने हमें रेट नहीं बताया किस रेट पर था, तो वो अलग से रेट निकाला हुआ उसने अमाउंट पर, उसके अलावा जो पैसा डूबा है वो, तो टोटल आपके आ गए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कैरेट डाउन बैलेंस 304। तो आप जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो उसकी ट्रिक ये होती है कि जो भी बैलेंस कैरेट डाउन आया है बस वही अमाउंट आपने ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करना होता है। तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 5400 माइनस 304 ये जाएगा 5096। अच्छा, मैंने क्योंकि कहा था कि मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको टी अकाउंट के जरिए भी समझाऊंगा, क्योंकि मैंने वो लेवल में बहुत ज्यादा फोकस किया था कि मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का टी अकाउंट बताऊं, तो मैं दोबारा करा रहा हूँ ये प्रोविजन फॉर, फिर जब बात कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। हसनैन सुनना जरा, ये था आपके साल के शुरू का डूबने का डाउट कि भाई पैसे तो डूबेंगे। अब हम बैलेंस कैरेट डाउन को हमेशा डेबिट साइड पर लिखते हैं आफ्टर कैलकुलेशन। अब बैलेंस कैरेट डाउन कैसे लिखेंगे, मैं बहुत आसान से समझा रहा हूँ। स्पेसिफिक डेट का मतलब ऑलरेडी मेंशन ऑफ बैलेंस कैरेट डाउन अमाउंट, तो 200 तो ऑलरेडी मेंशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बैलेंस कैरेट डाउन 200 तो ऑलरेडी मेंशन स्पेसिफिक डेट। अब आप रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालेंगे और उसका 2% निकालेंगे, वो एक और बैलेंस कैरेट डाउन होगा, वो दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। देखें, आपने टोटल पैसे जो वसूल करना थे कस्टमर से वो 6200 थे, उसमें से इत्तेफाक से 800 मिल गए थे लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किए थे, और अगर कोई कस्टमर राइट ऑफ हो जाता तो वो भी माइनस कर लेते, नहीं था तो सिर्फ 800 माइनस करके हमने निकाला कि भाई हमें कस्टमर से जो टोटल पैसे लेना थे वो 5400 लेना थे। अब आ जाए यहाँ पर 5400 जो लेना थे उसमें से एक तो बैलेंस कैरेट डाउन उसने आपको अलग से कह दिया कि भाई 5400 में से 200 का अमाउंट वो है जो टोटली तौर पर बैलेंस कैरेट डाउन है। ठीक है, इस साल का अंदाजा है कि कंफर्म की पैसे आपके डाउट पे हैं कि नहीं मिलेंगे, तो 5200 में से अब रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेंगे हम 5400 में से 200 5200, ये आपका अमाउंट आ गया रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल। इस रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल पर उसने कहा कि 2% जो निकालेंगे वो आपका बैलेंस कैरेट डाउन एक और आ जाएगा, तो दो बैलेंस कैरेट डाउन आप आ जाएंगे 5200 का 2%, ये आ गया 104। तो अब आपका 104 आ गया। अब आपको उम्मीद है कि 80 भी समझ में आ गया। अब टोटल बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो गया 304, ये टोटल बैलेंस कैरेट डाउन हो गया। ये सब कैलकुलेशन इधर शो करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट लिखना होता है अगर अकाउंट पूछेगा। अब देखें, साल के शुरू में आपके पैसे डूबने के चांसेस थे 520, साल के आखिर में पैसे डूबने के चांसेस कितने हैं आपके 304, कम हो गए, तो कितने कम हो गए 216, जो कि इनकम स्टेटमेंट में आपके प्रॉफिट सेक्शन में चले जाएंगे और इस तरह ये टोटल अमाउंट क्लोज हो जाएगा 520। तो मैंने अकाउंट वाइज भी आपको बता दिया ताकि और कोई छोटा मोटा क्वेश्चन दिमाग में हो। अब देखें, जब ट्रेड रिसीवेबल आप लिखेंगे तो 5400 लिखेंगे क्योंकि 800 तो आपको मिल गए थे, उसमें से बैलेंस कैरेट डाउन का जो टोटल अमाउंट आ रहा है 304 वो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से माइनस कर देंगे। क्योंकि आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर लेता हूँ, आप मुझसे बारी बारी, जिन लोगों की समझ में नहीं आया वो लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये पूरे 10 ईयर में एक ही दफा आया है स्पेसिफिक डेट। हाँ जी, हसनैन हैदर, ठीक है ना। देखो, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब तुमने मुझे लिख के दे रहे थे जब कि अकाउंट बनाकर, तो मैंने अकाउंट बनाकर समझा दिया।
डन हो गया? कोई और किसी को कुछ चीज डिफिकल्टी हो? सबसे ज्यादा लाइबा सवाल करती है, अगर नहीं आता तो लाइबा बताओ। सर आपने जब प्रोविजन वाले उसका टी अकाउंट बनाया था तो आपने बेड डेट में वो ट्रायल हाँ बेटा, बैलेंस में से बेड डेट्स माइनस किया। ट्रायल बैलेंस में से बैड डेट्स माइनस किया? ट्रायल बैलेंस में से बैड डेट्स कहाँ माइनस किया मैंने? नहीं सॉरी, ट्रेड सॉरी, रिसीवेबल में आप से। सवाल ट्रेड रिसीवेबल में से। हाँ, ट्रेड हाँ। रिसीव में से माइनस किया मैंने, तो 5400 आया। इसके बाद समझा दें। अच्छा अच्छा अच्छा, दोबारा समझा दूं, मतलब कहने का ये बैलेंस कैरी डाउन वाली कैलकुलेशन दोबारा समझा दूं ना बेटा, ये कह रही हो ना? यस सर, यस चलो सर। दोबारा सुन लो। जब भी बैलेंस कैरेट डाउन निकालते हैं तो उसमें नॉर्मली जो भी रिमेनिंग ट्रेड रिसीव होता है उसके परसेंटेज अप्लाई करके हम कैरेट डाउन बना देते हैं। आज जो हम सवाल कर रहे हैं उसके अंदर उसने एक ऐसी स्पेशल चीज डाल दी कि उसने कहा कि जो भी ट्रेड रिसीवेबल होगा आपका, उसमें से $200 का अमाउंट वो होगा जो स्पेसिफिक डेट है, यानी कि वो हम अलग से बता रहे हैं कि ये पैसे आपके डाउट पर हैं कि नहीं मिलेंगे, वो पैसे हमने अलग से रख दिए, वो है 200। वो पैसे बैलेंस कैरेट डाउन की मद में कैरेट डाउन में अलग से रख दिए। उसने कहा कि उसमें उस ट्रेड रिसीव में से 200 आप माइनस कर दें, जो रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल होगा उसका 2% जो है वो भी बैलेंस कैरेट डाउन होगा, वो परसेंटेज के ऊपर होगा जो हमने आपको एस्टिमेशन करके बताई है। ये विदाउट एस्टिमेशन है और ये विद एस्टिमेशन है रेट। तो अब हमने क्या किया, पहले हमारा जो टोटल ट्रेड रिसीवेबल था वो 6200 था, उसमें से एक 800 की एडजस्टमेंट थी जो मैंने पहले बताया कि कस्टमर से पैसे मिल गए थे, हमने लिखा नहीं था, तो इसलिए हमने ये 800 माइनस कर दिए। और अगर कोई बैड डेट्स होता एडजस्टमेंट में तो वो भी माइनस करने के बाद हम ट्रेड रिसीवेबल निकालते भारत। अभी हमारा ट्रेड रिसीवेबल आ गया 5400, ये क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। इस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल में से हमने 200 माइनस कर 800 अभी तो बताया था, एडजस्टमेंट जो इससे पहले वाली थी, कस्टमर से 800 हमें रिसीव हो गए थे, हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे। एडजस्टमेंट तो मैंने कराई थी ना बेटा पहले, ये वाली, यस सर। ये वाली एडजस्टमेंट। A check for $800 received from customer has not yet been entered into account। तो मैंने इसके बारे में बताया कि इसके इम्पैक्ट दो आएंगे, बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा और ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएगा। ये मैंने पहले बता दिया था, शायद तुम लेट आई थी। समझ में आ गई बात? लेकिन वो समझ आ गया था। अब आ जाए इधर, जब आप 6200 में से 800 माइनस करते हैं तो आपका ट्रेड रिसीवेबल का एंडिंग आ गया 5400। इस 5400 में से 200 तो हम ऑलरेडी कैरेट डाउन में लिख चुके हैं, तो लिहाजा 5400 में से 200 स्पेसिफिक डेट वाले माइनस कर देंगे, तो जो बचेंगे वो 5200 बचेंगे ट्रेड रिसीवेबल में से। तो उस रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल में से 2% निकालेंगे एज पर क्वेश्चन 104 आ जाएगा। तो अब हमारा जो टोटल बैलेंस कैरेट डाउन आया वो 200 प्लस 104 304 आया। तो ये 304 का मतलब है इस साल के एंड में हमारा अंदाजा है कि हमें टोटल $304 नहीं मिलेंगे, जबकि साल के शुरू में हमारा अंदाजा था कि हमें जो नहीं मिलेंगे वो 520 होंगे। तो इसका मतलब है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इस साल हमारा पिछले साल के मुकाबले में कम हो गया। कितना कम हो गया? 216 कम हो गया। इधर अमाउंट डिफरेंस आ रहा है तो वो अदर इनकम में चला जाएगा, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अगेंस्ट में। और जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो ट्रेड रिसीवेबल टोटल हमारा था 5400 जो हमें कस्टमर से लेना था आफ्टर 800। उसमें से जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस करते हैं तो हमेशा वो अमाउंट होता है जो कैरेट डाउन में जाता है। टोटल कैरेट डाउन कितना था? 304, तो यहाँ से 304 माइनस हो जाएगा, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल कैरेट डाउन माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैरेट डाउन, दोनों की कैरेट डाउन बैलेंस आपस में माइनस करके हम रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल को फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट्स इट। यहाँ तक समझ में आती है बात? इसमें कोई अब और किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो बिल्कुल पूछ सकता है मुझसे। सर अच्छा हिबा, हाँ बेटा, जो आपने थर्ड वाला एडिशनल इंफॉर्मेशन की थी उसमें मुझे ये बता दें कि हम वो इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या लिखेंगे। इनकम स्टेटमेंट में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा ना, क्योंकि वो तो दोनों स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अकाउंट हैं। जब आपने कोई कस्टमर से चेक मिल गया और आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो उसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक स्टेटमेंट में जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस हो जाती है और ट्रेड रिसीवेबल भी तो उसमें कोई पैसा ही नहीं डूबा आपका। अच्छा हिबा, स्पेसिफिक डेट के बारे में मैंने बताया था कि स्पेसिफिक डेट का मतलब होता है कि आपने स्पेशली तौर पर एनालाइज कर लिया कि ये पैसे जो कस्टमर से नहीं मिल पाएंगे वो डाउट पर हैं और ये इस परसेंटेज से रिलेटेड नहीं है,
जो परसेंटेज आपको हम एस्टिमेशन कर रहे हैं 2% या 3%, उससे हटकर कुछ अमाउंट है जो कि मे बी पॉसिबल के पैसा डूब जाए, तो ये उस परसेंटेज से अलग होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप पहले से कुछ कस्टमर के बारे में डाउट होता है तो वो अलग अमाउंट रख देते हैं, और वो जो 2% होता है वो आपका लास्ट 2-3 साल से परसेंटेज होती हुई आ रही होती है। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्पेसिफिक डेट कभी कभार वो हो जाता है कि जो बहुत जिसे कहते हैं पास ड्यू ट्रेड रिसीवेबल हो जाता है, जो बहुत पुराना ट्रेड रिसीवेबल हो जाता है, मतलब साल 2 साल 3 साल हो जाते हैं पैसे मिलते हैं। जैसे हमने किसी को कोई उधार दिए थे, अब हमें मिल ही नहीं रहा, तो हम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते हैं, यार डाउट है अब नहीं मिलेंगे। और जो नॉर्मल हम कस्टमर्स को कुछ क्रेडिट पे बेच रहे होते हैं, उनसे जो है वो एक परसेंटेज एनालाइज कर लेते हैं कि यार हर साल इतने पैसे डूब जाते हैं। तो वो जो स्पेसिफिक डेट होता है वो कस्टमर होता है जो बहुत पुराना हो जाता है या उस पर हमें ज्यादा डाउट होता है कि नहीं मिलेंगे, लेकिन कंफर्म नहीं होता कि वो पैसे डूब जाएं, तो उसको हम स्पेसिफिक डेट कहते हैं, जो अलग से बैलेंस कैरी डाउन में हम कैरी फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। बात क्लियर हो गई ये बात? तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो तो याद होगा। इसके अलावा अब इस वाले सवाल के अंदर मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे एक पूरा क्वेश्चन सवाल जो है वो सॉल्व करके दिया, जो मैंने कल डिस्कस किया था अब्दुल्ला ने किया था ना मुझे व्हाट्सएप करके। अब्दुल्ला तुमने ही दिया था ना? अब्दुल्ला के 3 है जो चला गया। अब्दुल्ला सर कौन सा नाम बता देना? ख्वाजा अब्दुल्ला कुरैशी जो न्यू स्टूडेंट आया है। एक तो अब्दुल्ला ख्वाजा है, एक अब्दुल्ला हमारा अब्दुल्ला मकसूद है शायद। जी अब्दुल्ला मकसूद। हाँ अब्दुल्ला मकसूद जी उसने व्हाट्सएप पे मुझे ये पूरा क्वेश्चन करके दिखाया और 100% सही था वो। तो अच्छा जी, आज आप भी कोशिश करें इंशाल्लाह ताला। अभी फिर ये गायब हो गए 2-3 स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ। अब्दुल्ला जावेद तो आया है ठीक है। अच्छा जी, अब आप जरा अपने पास एक रिकॉर्डिंग करते हैं, एक पूरा सवाल कर लेते हैं। कौन सा सवाल कराऊं? ये वाला करा दूं? अभी पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट एनालाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास टाइम है 25 मिनट, बन जाएगा इनकम स्टेटमेंट। इसी का इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं क्योंकि वो तो एक बन गया है हमारे पास। तो साथ सलाम, आप जरा होशियार रहिएगा, आपको याद होना। कौन सा बेटा? वही जो अभी सॉल्व करेगा, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, दोनों पेजेस दिखाना है। तो इनकम स्टेटमेंट पहले ये पेज आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने क्वेश्चन देख लिया था ना? यस सर, क्वेश्चन हो गया था सर। आगे पेज टर्न करें। थैंक यू सर। चले जी, अब आप लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएं। इनकम स्टेटमेंट में कैसे बनता है इनकम स्टेटमेंट? सबसे पहले आपने जो है वो पेपर में करा रहा हूँ 2011 का, इसमें क्रिस्टी सोल ट्रेडर है और उसका हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। और इनकम स्टेटमेंट है फॉर द ईयर एंडेड ईयर एंडेड है 30th April 2011। आप 2 कॉलम बनाएंगे। इस 2 कॉलम में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे, ठीक है, रेवेन्यू, यानी सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? रेवेन्यू। रेवेन्यू आपको सवाल में जो दी हुई है तो देखिएगा कौन सी कितनी दी हुई है। रेवेन्यू आपको दी हुई है 1600,000। हसन तुम्हारी वजह से करा रहा हूँ पूरा मैं ये। रेवेन्यू आपको दी हुई है 1600,000। क्वेश्चन उतार लिया आपने।
फिर आपने देखा कि कोई रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड कोई नहीं है, तो डायरेक्ट आपने हेडिंग डाल दी लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो प्रोसीजर कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ सेल का? आपने कॉस्ट ऑफ सेल में इन्वेंट्री ओपनिंग लिखी, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आज जो इसमें अब्दुल्ला कुरैशी ने, क्या नाम है अब्दुल्ला, पता नहीं, उसने किया वो वाला करा रहा हूँ। ठीक है, इन्वेंट्री आपके पास जो थी, वो जो कल मैंने कराया था एनआरवी वाला, ताकि पूरा वो उसकी कैलकुलेशन आपको करा चुका हूँ। अब ये वाला आज जो मैंने कराया वो आप करके दिखाएंगे। इन्वेंट्री ओपनिंग आपको दी हुई है सवाल में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 124,000। इस इन्वेंट्री ओपनिंग में आपने परचेज किया था, गुड्स परचेज की थी, ऑर्डिनरी गुड्स परचेज के नाम से दिया हुआ है 946,000, ये आपके सवाल में दिया हुआ है। 946,000 के बाद इसमें से आपने लेस कर दिया, कोई रिटर्न आउटवर्ड नहीं है, सवाल में नजर नहीं आ रहा, कोई कैरेज इनवर्ड नहीं है, अगर होता तो ऐड कर लेते, रिटर्न आउटवर्ड होता तो लेस कर लेते। अब आपने क्या करना है, इसमें से डायरेक्ट लेस करना है इन्वेंट्री क्लोजिंग। तो इन्वेंट्री क्लोजिंग कल मैंने बताया था कि आपके पास उसने कहा है कि 2,30,000 की इन्वेंट्री क्लोजिंग है, जिसमें से 20,000 की वो थी जो डैमेज हो गई थी, जिसकी नई वैल्यू जो है, तो पहले 20,000 माइनस कर दिया, उसकी जो नई वैल्यू थी वो 9,000 बना दी गई थी। तो अब आपके पास एनआरवी की जो एनआरवी कम है तो आपने वो ऐड कर दिया, पुरानी वाली को माइनस कर दिया, तो आपके पास जो नई वैल्यू आई वो आई 219,000। तो अब आपने इन्वेंट्री ओपनिंग में प्लस किया 946 माइनस किया 219, तो आपके पास आया 851,000। 851,000 आपका कहलाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में से अब आप ऐड कर देंगे जो है, पहले तो माइनस कर देंगे आप, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 1600,000 माइनस 851, ये आपका आ जाएगा 749,000, ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ तक मेरे ख्याल में कोई मुश्किल बात नहीं थी। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप देखेंगे कोई एक्स्ट्रा इनकम दी हुई है सवाल में, तो सवाल में कहीं पर भी कोई रिसीव्ड की लैंग्वेज नहीं है, पहली बात। फिर उसके बाद कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के कोई बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वरना वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता तो हम पहले कैलकुलेट करते, अगर डिक्रीज होता तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट में लिखते, तो लिहाजा कोई अदर इनकम का पोर्शन इसमें नहीं है, तो लेस कर देंगे इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या खाली एक्सपेंसेस। अब जो एक्सपेंसेस हम लेस करेंगे तो उसमें जो जो एक्सपेंसेस जाएंगे आपके सामने है कि जो जो एक्सपेंसेस में अक्रूड है ऐड करके लिख देंगे, प्रीपेड है तो माइनस करके लिख देंगे। तो देखें वेजेस आपके सामने 160,000 दी हुई थी ट्रायल बैलेंस में, और उसने कहा था कि अक्रूड वेजेस हैं जो नीचे वो 12,000 है। तो अक्रूड वेजेस का मतलब होता है अनपेड वेजेस, जिससे आपकी एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो बढ़ जाते हैं एक्सपेंसेस। तो 160,000 172,000 हो जाएंगे, 172,000, ठीक है, आपके वेजेस आपकी 172,000 हो गई। वेजेस के बाद आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में भी यही चीज थी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सेलिंग एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपके सवाल में दिया हुआ था 43,000, और उसमें आपके 5,000 वो थे जो आउटस्टैंडिंग थे, तो 43 प्लस 5 48,000। तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में 48,000 आ गए, जो अक्रूड होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। अच्छा जी, बिजनेस रेट्स थे, रेंट एंड रेट्स, वो रेट्स आपके वही अपनी जगह पर हैं, कोई चेंज नहीं है, जिस पे चेंज नहीं है उसको एज इट इज एक्सपेंसेस में लिख देंगे। फिर उसके बाद है इंश्योरेंस, प्रीपेड था तो आपने इंश्योरेंस को रिकॉर्ड किया, 30,000 आपका इंश्योरेंस था, उसमें से आपका 2,000 का इंश्योरेंस प्रीपेड था, तो आपका असर इंश्योरेंस आ गया 28,000।
तो जनाब इंश्योरेंस तक पहुंचने के बाद एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस था जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, और आपको उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी। तो एडवर्टाइजिंग आपका कितना आ गया 79,000। और इसके बाद डेप्रीसिएशन, आपने डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग कल हमने बताया था आपको, इसके बारे में दोबारा बता देते हैं कि बिल्डिंग कल 14,90,000 की थी, क्योंकि उसमें आपने गलती से 10,000 माइनस कर दिए थे, तो वापस हमने 10,000 ऐड किए थे, तो बिल्डिंग हो गई थी 1500,000 की। और उसने कहा था कि बिल्डिंग का 2% डेप्रीसिएशन आएगा, तो 30,000 हमने कल निकाल के भी दिखा दिया था आपको, तो 30,000 इसका डेप्रीसिएशन आ जाएगा बिल्डिंग का। बिल्डिंग के बाद वेयर हाउस फिटिंग का डेप्रीसिएशन निकालना था, डेप्रीसिएशन ऑफ फिटिंग या वेयर हाउस फिटिंग। डेप्रीसिएशन वेयर हाउस फिटिंग का निकालना था, वो कैसे निकलता वो अभी आप देख लें। कल भी मैंने आपको बताया था, दोबारा बताया था, क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन थी। वो कैलकुलेशन कैसे थी कि आपके पास जो वेयर हाउस फिटिंग थी उसका मैंने अकाउंट बनाकर आपको दिखाया था, दोबारा बना रहा हूँ ताकि आप और पक्के हो जाएं। तो फिटिंग की जो ओरिजिनल फिटिंग जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू थी वो आपके पास कितनी थी 348,000, जो आपके सवाल में लिखी हुई है 348,000। ठीक है भाई, उसमें से आपकी रिडक्शन हो गई थी, आपने 52,000 में वो चीज डिस्पोज ऑफ की थी, तो उसको हमने कहा था क्रेडिट में लिख देंगे। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है आपका, तो आपका जो है 348,000 माइनस 52,000, तो आपके पास 296,000 का फिटिंग का अमाउंट बचा था बैलेंस कैरेट डाउन में। ठीक है, ये बनाना नहीं है आपको अकाउंट, समझाने के लिए कराना नहीं। तो ये 348 और 296,000 जो है वो आपका आ जाएगा बैलेंस। इसी तरीके से क्योंकि इसने वेयर हाउस फिटिंग के ऊपर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मांगा है, तो इसमें जरूरी है कि आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कैरेट डाउन भी आपको पता हो, क्योंकि आप दोनों का डिफरेंस पर परसेंटेज अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए इसका प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन जो फिटिंग का बनाएंगे हम, उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन जो सवाल में दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो सवाल में कितना दिया हुआ है 197,000, और उसने कहा था कि जो आपने 52,000 में फिक्सर ये वेयर हाउस फिटिंग को सोल्ड आउट किया था सी कॉस्ट, वो 41,000 का डेप्रीशिएट हो चुका था, इसलिए इसका डिस्पोजल डेप्रीसिएशन आ जाएगा। तो रिमेनिंग 197,000 माइनस 41,000, 156,000 इसका बैलेंस कैरेट डाउन है, तो मसला नहीं है। अब आपने इसको भी कर लिया, तो अब बैलेंस कैरेट डाउन आपका 156,000 है। तो अब आप जब क्या कहते हैं कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको क्या करेंगे, कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे और उस पर रेट अप्लाई करेंगे तो फिटिंग के लिए। अब आपके पास कॉस्ट है 296,000 माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है 156,000, तो उसका रेट अप्लाई कर देंगे। रेट था 25%, तो 296,000 माइनस 156,000, ये आ गया 140,000 इंटू 25%, तो इंटू 25% 35,000, ये आपका आ गया 35,000 डेप्रीसिएशन जो फिक्स फिटिंग का है। तो ये आपका डेप्रीसिएशन फिटिंग का 35,000। चले जी, ये भी क्लियर हो गई बात, तो उम्मीद है आपकी। ठीक है भाई, अब आपके पास डेप्रीसिएशन भी सारा रिकॉर्ड हो गया। फिर आपको मैंने कल बताया था कि ये देखें, ये भी मैंने आपको करके दिखाया था कि जो चीज़ आपने बेची थी वो 54,000 कॉस्ट की थी और वो डेप्रीशिएट हो चुकी थी 41,000 की, तो उसकी जो नेट बुक वैल्यू थी वो 11,000 की थी। ये नेट बुक वैल्यू निकाली थी आपने, इस 11,000 को आपने सोल्ड किया था 10,000 में, तो आपका 1,000 कम में बिकी थी वो, तो आपका लॉस ऑन डिस्पोजल था जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो वो लॉस ऑन डिस्पोजल भी यहाँ आ जाएगा 1,000। तो बस एडजस्टमेंट टू एडजस्टमेंट आप सारे करेंगे तो कोई चीज़ आपकी भूलेंगे नहीं आप। अच्छा जी, अब इसके बाद आपका लॉस भी रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि ये जो क्या कहते हैं लॉस हो गया, इसके बाद आपने देखना है कोई इंटरेस्ट वगैरह था
तो आपने इंटरेस्ट कितना लिया हुआ था देखें, बैंक लोन 1 लाख का लिया तो बहुत आसान काम था, उसका 12% निकाल लेंगे 12,000 आ जाएगा। तो बहुत आसान सा इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा 12,000, जिसको फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं। याद रखना, इंटरेस्ट एक्सपेंस को कहीं लिखा हो तो फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं, इसका नाम है। पता चला फाइनेंस कॉस्ट आ गई, आप समझे पता नहीं क्या चीज है। फाइनेंस कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आ गया आपका। अब हम ये सारे एक्सपेंसेस को टोटल करेंगे और माइनस कर देंगे। तो 172,000 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 28 प्लस 79 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 1 प्लस 12, ये आपके आ गए 455,000 टोटल, 455,000। अब आप क्या करेंगे, 749,000 माइनस 455,000, ये आपके पास आ रहा है 294,000। ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर। दैट्स इट, आपका इनकम स्टेटमेंट तैयार हो गया। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% इसी तरह जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ उस स्पीड से फौरन ही करने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन आप एक वक्त ऐसा आएगा कि मुझसे भी ज्यादा तेजी से काबिल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस का लेवल मुझसे ज्यादा होगा। तो बस आपकी प्रैक्टिस आपको मेन चीज करेगी। ये पूरा सवाल मैंने अपने हाथों से पूरा इसलिए करा दिया कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, और अब आप इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाएंगे तो कोई देर नहीं लगेगी आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, लेकिन एक साथ बर्डन ना पड़ जाए। इतना मैं हैवी नहीं करना चाह रहा लेक्चर, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले इनकम स्टेटमेंट सॉलिड हो जाए आपका, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप बनाएं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसमें आपको आता हो, फॉर्मेट पूरा बताओ, और अगर जो लोग ट्राई कर सकते हैं वो करें, लेकिन सबके लिए एक साथ हम लेके चलें। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उसको कोप अप नहीं कर सकते, तो पहले उनके लिए क्या है कि पहले वो इनकम स्टेटमेंट की सारी एडजस्टमेंट्स को अच्छी तरह एडजस्ट करें, सारी कैलकुलेशंस को दिमाग में बैठाएं, उसके बाद फिर सेकंड फेज में वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर अपना दिमाग लगाएं। तो आप में से किसी को कोई सवाल करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। हसनैन बेटा, अब क्या हाल है? हाँ बेटा, दोबारा समझा देता हूँ, इन्वेंट्री क्लोजिंग को दोबारा समझा देता हूँ बेटा। इन्वेंट्री क्लोजिंग में हुआ ये था हसनैन कि इसने इस सवाल में ये कहा था, ये देखें, उसने ये कहा था, ये वाला सवाल था ना, अगर तुम्हारा किताब आ जाएगी तो तुम्हें मजा आएगा। और किताब कोई सी भी, जो तुम हम क्या अभी साथ कह रहा था, जो सी भी किताब लोगे ना, किताब के रेफरेंस के ऊपर ना मैं ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से और कवर कर सकूंगा। अभी मैं मुश्किल में हो जाता हूँ कि कौन सा पॉइंट लिखूं कौन सा नहीं लिखूं। किताब होगी तो हम जरा इस हमारा अच्छा हो जाएगा और काम। 12 ये देखो, इस पॉइंट में आपको नजर तो नहीं आ रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ। इन्वेंट्री एट 30th April 2010, मतलब क्लोजिंग 230,000 की थी, बात खत्म हो गई यहाँ। लेकिन वो कह रहा है कि इसमें दिस इंक्लूड इन्वेंट्री, उसमें इन्वेंट्री 20,000 की कॉस्ट की वो थी जो कि डैमेज वगैरह हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, तो उसकी वजह से उसकी नई वैल्यू जो मार्केट में लग रही होती है वो देखते हैं। तो मार्केट में जो नई वैल्यू लग रही थी उसकी 9,000 लग रही थी, जिसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्टॉक में 230,000 का माल है उसमें से 20,000 अब नहीं है बल्कि वो 9,000 है। तो हमने क्या किया, 230,000 में से 20,000 को पहले किया पूरा खत्म। तो 230,000 में से 20,000 को माइनस किया तो हम ओरिजिनल अमाउंट आ गया हमारा 210,000। और उस 210,000 में अब हमारी जो वो जो 20,000 की चीज थी वो कितने की है, 9,000 की। तो हमने उसमें 9,000 ऐड कर दिए तो हमारे आ गए 219,000। तो एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में जो भी लोअर होती है हम उसको इन्वेंट्री में शामिल करते हैं। तो हमने उसको जो लोअर थी उसको इन्वेंट्री में शामिल कर दिया, जो हायर थी उसको इन्वेंट्री से निकाल दिया। कोई क्वेश्चन? ठीक है। ये किसने लिखा है मुझे? हिबा। हाँ बेटा, एक मिनट बेटा। हिबा ने मुझे कहा है कि सर नई जो बुक है ना टॉपिकल, उसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं है। बहुत अच्छी बात है, तो उसमें हमें नए क्वेश्चन और मिल जाएंगे। तो आपको मैं ये इसका जो है वो स्क्रीनशॉट या फिर इसकी जो पिक्चर है वो आपको अपलोड कर देता हूँ ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। हाँ बोलो बेटा लाइबा, बोलो लाइबा।
एक्सपेंसेस में जो लॉस ऑन डिस्पोजल निकाला था वो दिखा दें दिखा दूं या समझा दूं? सर, एक बार समझा दें। ये लो, हाँ समझा देते हैं बेटा। हमने कल भी तुम्हें बताया था कि डिस्पोजल लॉस कैसे निकाला जाता है। डिस्पोजल लॉस कैसे निकाला जाता है? कोई भी चीज हमने बेची, अब सुनना पूरी गौर से बात, उसकी कॉस्ट थी 54,000 और जब आपने बेची तो उसका डेप्रिसिएशन जो था टोटल वो था 41,000। तो आपने उसको माइनस कर दिया, 54,000 माइनस 41,000, 54 माइनस 43,000 था ना, कितना था? इस पलटना पड़ जाता है ना, 41,000 था सर। 41,000 था, 52 था, ये 54 नहीं था, 52 था। तो ये 52,000 की चीज हमने बेची थी फिटिंग, और वो डेप्रिशिएट हुई थी उस वक्त तक 41,000 की। तो उसकी जो नेट बुक वैल्यू थी वो 11,000 थी। ये समझ में आती है बात बेटा तुम्हारे? तो बस यस सर। सेल्स प्राइस माइनस नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट मतलब प्लस में आएगा, माइनस में आएगा लॉस। तो सेल की थी हमने वो चीज 10,000 में, जबकि वो चीज थी कितने की? 11,000 की। तो हमें -1,000 का मतलब लॉस हो गया। अगर आप इसका टी अकाउंट डिस्पोजल का बनाकर चेक करना चाहते हो तो वो भी कल करा दिया था। डिस्पोजल जो चीज़ होती है उसकी कॉस्ट हमेशा डेबिट में आ जाती है, तो फिटिंग की कॉस्ट जो है वो डेबिट में आ गई। उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जितना होता है वो भी क्रेडिट में आ जाता है, तो आ गया क्रेडिट में 41,000। इसके बाद वो जितने में चीज़ बिकती है वो बैंक के नाम से क्रेडिट में आती है, फिक्स है 10,000। तो अब आपका 41,000 और 10,000 कितने हो गए? 51,000। 51,000 में से 52,000 माइनस करो, क्रेडिट में जो अमाउंट कम आता है वो इनकम स्टेटमेंट लॉस बन जाता है, तो 1,000 आ रहा है। इस तरह आप डिस्पोजल का अकाउंट भी सीख गए। और बोलिए आगे समझ में? मैं ये एक बार बेटा क्वेश्चन, हाँ मैं ये क्वेश्चन बल्कि जितने भी क्वेश्चन हैं 2 3 4, जब तक आप लोग बुक नहीं खरीद रहे अच्छा है आप लोग ट्राई कर लें। 5 क्वेश्चन आए थे ये, और अभी 2019-18 में आए तो तकरीबन 8-10 क्वेश्चन बन गए सोल ट्रेडर के। बस हमें ये करना है। और जो सात सलाम कह रहा था कि अगर हम थ्योरी एंड प्रैक्टिस की बुक ले लें तो उसमें 6-7 क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे हमें, तो हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये ना सोचें आपके सोल ट्रेडर का चैप्टर अच्छा हो जाएगा, सोल ट्रेडर की वजह से आपका 42। सर आमिर, आपका माइक बंद हो गया है। ठीक है भाई। सर वो आखिरी जो जुमले थे वो रिपीट कर दे, आपका माइक बंद हो गया था। हाँ वो माइक मेरा बंद हो गया था, कॉल आ रही थी उनसे, कॉलेज की कॉल आ रही थी। मैं ये कह रहा था कि जो सात सलाम तुमने कहा था ना बुक ले लेते हैं, तो वो बुक ले लीजिए थ्योरी एंड प्रैक्टिस की, उससे हम पहले वो कर लेते हैं और मैं इसके सवाल आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि सोल ट्रेडर का टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपका 50% सिलेबस इस चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इस सारे लेक्चर्स पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको बिल्कुल हल्का नहीं लीजिएगा। बेशक ये थोड़ा देर में समझ में आए, लेकिन मैं आप लोगों के अक्सर ऐसा होता है कि टीचर्स ये पहले चैप्टर नहीं कराते, ये रिस्की होता है क्योंकि इसके अंदर बच्चे कहते हैं अरे यार ये तो मुश्किल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो लेकिन अगर आप शुरू में ही कवर कर लेते हैं तो आपको टाइम होता है समझने का। तो मैंने रिस्क लिया ये, तो अब मैंने इसलिए लिया कि मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा 2 घंटे हर मंडे और ट्यूसडे को देने को तैयार हूँ। तो मुझे डर नहीं है कि अगर कोई चीज बच्चे को परेशान करेगी तो वो उस क्लास में आके एक्स्ट्रा सीख लेगा। और उसके अलावा भी पर्सनली आप मुझसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये लेके चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सबका अपग्रेड बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे भी करनी पड़ेगी ईमानदारी से। अब देखिए पहली चीज जो मुझे डीमोटिवेट करती है वो ये करती है कि हमारी क्लास में जो है वो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस देखें आप, सिर्फ 13-14 स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं मुझे मिला के, बल्कि 12। इसमें 12 हैं तो इसका मतलब है 2 तो आप हटा दें, मुझे और होस्ट को हटा दें, तो 10 स्टूडेंट हैं, जबकि हमारे पास क्लास में टोटल 20 या 22 स्टूडेंट इनरोल्ड हैं। तो ये 10 स्टूडेंट जो रेगुलर बेसिस पर नहीं आ रहे हैं, इनका ये बड़ा मसला बन जाएगा आखिर के अंदर। तो देखते हैं, ठीक है भाई। तो कल मिलते हैं, कल से मुराद अब तो मंडे को मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। मैं ये कर देता हूँ, किसी को क्वेश्चन करना हो, कोई चीज पूछनी हो तो बिल्कुल पूछ सकता है।
हाँ भाई हसनैन, आज कुछ इम्प्रूवमेंट है जो कल मेरी और तुम्हारी डिस्कशन हुई थी। मुझे बहुत फिक्र हो जाती है यार अपने पुराने स्टूडेंट में कोई परेशान हो तो। चलो बहुत अच्छी बात है, गुड। इंशाल्लाह ताला अब आप देखो, अच्छा इसी सवाल को आप खुद से करना बगैर देखे, तो आपको फिर और इम्प्रूवमेंट फील होगी। मैं ये अपलोड कर रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन जो है, बल्कि मैं उस पर डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज रहा हूँ, तो आप लोगों को ये अच्छा होमवर्क के तौर पर कुछ प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे 3-4 सवाल। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज।